आज 24 अप्रैल को बेंचमार्क इंडेक्स पिछले हफ्ते के दबाव से उबरते दिखे और बढ़त के साथ बंद हुए। कुछ प्राइवेट बैंकों के मजबूत नतीजों ने बाजार के मूड को सुधार दिया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 0.67% यानी 410.04 अंकों की बढ़त के साथ 60,056.10 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 119.35 अंक यानी 0.68% की बढ़त के साथ 17,743.40 के स्तर पर बंद हुआ है। बीते हफ्ते आईटी कंपनियों के निराशाजनक नतीजों के बाद बाजार दबाव में आ गया था। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के कुछ पदाधिकारियों की हॉकिश टिप्पणी ने भी बाजार का मूड खराब कर दिया था, लेकिन आज बाजार में आईटी और बैंक शेयरों में निचले स्तरों में खरीदारी आती दिखी है। आज के कारोबार में लगभग 1,847 शेयरों में तेजी आई, वहीं 1,643 शेयरों में गिरावट आई, जबकि 159 शेयरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज यानी 24 अप्रैल को बढ़कर 266.35 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 21 अप्रैल को 264.97 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.38 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 25 अप्रैल को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। शेयर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी आज सपाट नोट पर खुला और कारोबारी सत्र के पहले आधे भाग के दौरान कंसोलिडेट होता रहा, लेकिन कारोबारी सत्र के दूसरे आधे हिस्से के दौरान बाजार में तेजी आई और निफ्टी 17,700 से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। इससे यह संकेत मिलता है कि निफ्टी में तेजी का अगला चरण शुरू हो गया है। डेली चार्ट पर निफ्टी राइजिंग चैनल के निचले सिरे और 200 दिवसीय मूविंग एवरेज 1,615 को बनाए रखने में कामयाब रहा है, जो तेजी का संकेत है। हालांकि डेली मोमेंटम इंडिकेटर में नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, जो कि कीमतों में तेजी फिर से शुरू हो गई है। इसलिए इस बात की संभावना है कि मोमेंटम इंडिकेटर अगले कुछ कारोबारी सत्रों में पॉजिटिव क्रॉसओवर देगा। इस विश्लेषण के आधार पर लगता है कि निफ्टी का शॉर्ट टर्म आउटलुक पॉजिटिव है और निफ्टी हमें जल्द ही 18,100 का स्तर छूता दिख सकता है। निफ्टी के लिए 17,620 से 17,600 पर सपोर्ट दिख रहा है, वहीं 17,860 से 17,900 पर तत्काल बाधा दिख रही है। स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा का कहना है कि पिछले हफ्ते के विपरीत इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है। आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नतीजों के बाद बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से आज बाजार को अच्छा सपोर्ट मिला है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पर आरबीआई की ओर से कुछ राहत के बाद एचडीएफसी ट्विंस ने भी बाजार को सपोर्ट किया। हेडलाइन इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि पिछले सप्ताह के बेहतर प्रदर्शन के बाद ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है। यह हफ्ता कंपनियों के नतीजों से भरा हफ्ता है। इसके अलावा इसी हफ्ते अप्रैल की F&O एक्सपायरी भी है। ऐसे में बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। तकनीक नजरिए से देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जहां 17,800 से 17,860 पर निफ्टी के लिए तत्काल बाधा है। अगर निफ्टी इस बाधा को पार कर लेता है तो फिर इसमें हमें 18,100 से 18,200 की रैली देखने को मिल सकती है। वहीं नीचे की तरफ निफ्टी के लिए 17,600 या 200 डीएमए पर मजबूत सपोर्ट है। बैंक निफ्टी 42,700 से 43,000 के अहम सप्लाई जोन के करीब है। ये स्तर पार होने पर हमें 43,500 और 44,000 के स्तर की ओर रैली की उम्मीद दिख रही है। नीचे की तरफ इसके लिए 42,000 पर तत्काल सपोर्ट दिख रहा है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स कर्ज को कम करने के ऊपर फोकस कर रही है। ऐसे में कंपनी के शेयरों में रिकवरी देखी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 24 अप्रैल को उतार चढ़ाव का रुझान है। निचले स्तरों से इसने वापसी की है, लेकिन अभी भी ये शेयर रेड जोन में है। इसके शेयरों में ये उतार चढ़ाव एक ऐसे समय में दिख रहा है जब कंपनी ने अगले साल यानी 2024 में ड्यू कर्ज के कुछ हिस्से को चुकाने के लिए $13 करोड़ का टेंडर निकाला है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने इसकी पुष्टि कर दी है। साथ ही इसके बोर्ड ने अगले साल मैच्योर होने वाले आउटस्टैंडिंग सीनियर नोट्स के लिए टेंडर ऑफर को मंजूरी दे दी है।
अडानी ग्रुप का सबसे ज्यादा 39% कर्ज फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के रूप में है। इसके बाद कंपनी ने देश विदेश के बैंकों से सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। अडानी पोर्ट्स के शेयर फिलहाल 0.20% की गिरावट के साथ 660.45 रुपए पर है। इंट्राडे में ये 656 रुपए तक फिसल गया था। बात करें अगर शेयरों में आई इस रिकवरी के बारे में, तो अडानी पोर्ट्स ने एक्सचेंज फाइलिंग में टेंडर ऑफर के बारे में जानकारी दी है। इसके मुताबिक टेंडर ऑफर लाने का मकसद कंपनी के नियर टर्म मैच्योरिटी के कुछ हिस्से को समय से पहले चुकता करना है। इसके अलावा कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति बेहतर है, इसे दिखाना भी मकसद है। ये टेंडर ऑफर सफल होने के बाद कंपनी को उम्मीद है कि $52 करोड़ के नोट्स आउटस्टैंडिंग बने रहेंगे। वहीं अगर अब बात की जाए अडानी ग्रुप के प्लान के बारे में, तो अडानी ग्रुप अपने खुद के जनरेटेड किए हुए फंड और सरप्लस कैश के जरिए फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स को खरीदने की स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। इसकी शुरुआत अडानी पोर्ट्स के $65 करोड़ के बॉन्ड से होगी। इसके अलावा अडानी ग्रुप की बाकी कंपनियों के भी बॉन्ड्स की वापस खरीदने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है। ग्रुप अपने कैपिटल को सही से लगाने के लिए एक प्लान बना रहा है ताकि दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा कायम रखा जा सके। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी कंट्रोल हिंदी के यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने 24 अप्रैल को इन 2 शेयरों पर चला दांव। जानिए क्या दी निवेशकों को सलाह। बाजार के सेकेंड हाफ में जोरदार वापसी नजर आई। निफ्टी में निचले स्तरों से करीब 100 पॉइंट की रिकवरी नजर आई। आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नतीजों से बैंक निफ्टी जोश में दिखाई दिया। ये करीब 1.5% ऊपर पहुंचा। सभी पीएसयू बैंक मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। वहीं आरबीआई से राहत मिलने के बाद एचडीएफसी ट्विंस ने भी बाजार को सहारा दिया। एचडीएफसी को एचडीएफसी लाइफ में हिस्सा बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने की मंजूरी मिली। इससे एचडीएफसी लाइफ का शेयर 5% उछला। आइए ऐसे में जानते हैं कि डीलिंग रूम्स में किन 2 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर के स्टॉक में डीलिंग रूम्स में डीलर्स ने अपने क्लाइंट्स को खरीदारी की राय दी है। इस स्टॉक में Q4 नतीजों से पहले डीलर्स की BTSD यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह है। तो अगर आज आपने इस स्टॉक को खरीद लिया है तो कल इसे बेचकर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। इस शेयर में घरेलू फंड्स ने खरीदारी की है। इसका ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है, जबकि शेयर में नई खरीदारी हुई है। एशियन पेंट्स दूसरे स्टॉक के तौर पर डीलर्स ने एशियन पेंट्स के शेयरों में खरीदारी करने की सलाह अपने क्लाइंट्स को दी है। डीलर्स की इस स्टॉक में पोजीशन खरीदारी की सलाह है। डीलर्स के मुताबिक ये शेयर 5 से 7% तक ऊपर चढ़ सकता है। बता दें कि सीएनबीसी आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपनी क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। मुश्किल समय में अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने वाले एक सेक्टर की चमक तब गायब है जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है और उन सेक्टर में भी अच्छे संकेत दिख रहे हैं जिनका प्रदर्शन पिछले तिमाहियों में अच्छा नहीं रहा है, जिसमें कि रियल एस्टेट भी शामिल है, ऑटो सेक्टर शामिल है। आखिर कौन सा है यह सेक्टर? हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर की। और एफएमसीजी उन सेक्टर में शामिल है जो अर्थव्यवस्था के कमज़ोर होने के बावजूद भी अच्छा प्रदर्शन करता है और इसी वजह से इसे डिफेंसिव सेक्टर भी कहा जाता है और एफएमसीजी कंपनियों में निवेश को इसीलिए सुरक्षित माना जाता है। तो आखिर क्या वजह है एफएमसीजी की चमक गायब है? इस चमक के गायब होने के पीछे की क्या वजह है? मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं।
एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर ने बाजार को तब भी सपोर्ट किया था जब कोरोना की महामारी शुरू होने के बाद बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन यह सेक्टर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बाकी सेक्टर से पिछड़ता दिख रहा है और इसकी वजह एनालिस्ट का कहना है कि यह है कि एफएमसीजी सेक्टर के रेवेन्यू को रूरल एरिया से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि जहां शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी कोरोना की महामारी के बाद से फिर से नॉर्मल लेवल पे आ गई हैं, ग्रामीण इलाकों में यानी देश के गांव में अब भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। वहाँ लोग जो है वह खर्च करने से पहले काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं और वह सिर्फ ज़रूरी खर्च पर ध्यान दे रहे हैं और इसका सीधा असर एफएमसीजी कंपनियों के प्रदर्शन पर, उनके रेवेन्यू पे, उनके इनकम पर पड़ रहा है। इसकी वजह है कि एफएमसीजी कंपनियों की कुल रेवेन्यू में रूरल सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 50% के आसपास है और अगर रूरल सेक्टर में स्थिति नहीं सुधरती है तो एफएमसीजी कंपनियों का प्रदर्शन भी जो है कमज़ोर बना रहेगा और यही वजह है कि दिसंबर तिमाही में भी ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियों के मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। हालांकि कमोडिटी की कीमतों में नरमी आने से एफएमसीजी कंपनियों को बहुत राहत मिली है और इस वजह से उनके मार्जिन में बेहतरी देखने को मिल सकती है और मार्च तिमाही के जो नतीजे हैं वह एफएमसीजी कंपनियों की सेहत का संकेत दे सकते हैं और इसकी शुरुआत 27 अप्रैल को होगी जब हिंदुस्तान यूनिलीवर के नतीजे आएंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी सेक्टर की सबसे महत्वपूर्ण कंपनियों में शामिल है और इससे पता चलेगा कि बाकी कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहेगा। लेकिन एनालिस्ट और जो एफएमसीजी कंपनियों के अब बिजनेस अपडेट्स आए हैं उनसे साफ संकेत मिलता है कि रूरल एरियाज में अभी स्थिति जो है वो ज़्यादा बेहतर नहीं हुई है और यही वजह है कि ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को नहीं मिला है और अगर पिछले 1 से 6 महीने की बात करें तो दिग्गज कुछ कंपनियां हैं जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा है लेकिन बाकी कंपनियों का प्रदर्शन जो है कि वह अच्छा नहीं रहा है। पहले हम 1 महीने के प्रदर्शन की बात करते हैं तो 1 महीने में अगर पिछले 1 महीने में हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयरों का प्रदर्शन देखें तो उसमें 0.5% की गिरावट आई है। डाबर के परफॉर्मेंस के शेयरों के परफॉर्मेंस को देखें तो उसमें 3.01% की गिरावट आई है और मैरिको के प्रदर्शन को देखें तो 1.05% की गिरावट आई है। हालांकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कमज़ोर सेंटीमेंट के बावजूद अच्छा प्रदर्शन किया है। उनके शेयरों में ब्रिटानिया है और गोदरेज है। ब्रिटानिया के शेयरों में 2.46% की तेजी आई है 1 महीने में और गोदरेज के शेयर जो है वह 1 महीने में 2.9% चढ़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि नतीजे जो हैं वो कुछ जो स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनियां हैं जिनका प्रोडक्ट प्रोफाइल बहुत डाइवर्सिफाइड है तो उनके लिए तो ठीक रहा है, लेकिन ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनियों के जो शेयरों का प्रदर्शन है वह अच्छा नहीं रहा है। तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाली कुछ तिमाहियों में एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों पर दबाव देखने को मिल सकता है और निवेशकों को एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों से बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद अभी नियर टर्म में करना ठीक नहीं होगा। तो ऐसे माहौल में जब शेयर बाज़ार
या इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और खासकर वैसे सेक्टर जिनमें स्थिति कमज़ोर दिख रही थी उनकी रौनक बढ़ने लगी है। लेकिन एफएमसीजी सेक्टर जो है वह अब भी जो है कि अपनी चमक को हासिल नहीं कर पाया है। तो यह है एफएमसीजी सेक्टर को लेकर हमारी आज की पड़ताल है। आज की पड़ताल रही, हमने यह बताने की कोशिश की है कि एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों का प्रदर्शन जो है वह आने वाले दिनों में, नियर टर्म में, आने वाली तिमाहियों में, हफ्तों में कैसा रह सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत जल्द आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।